आज हम एक ऐसी कहानी की बात करेंगे जो सुनने में लगभग नामुमकिन सी लगती है। ये कहानी है सिंगापुर की। एक ऐसा देश जिसके बारे में सबने मान लिया था कि वो तो गया, वो कभी खड़ा नहीं हो पाएगा। पर उसने न सिर्फ वापसी की बल्कि दुनिया के लिए एक मिसाल बन गया। 9 अगस्त 1965 सिंगापुर के लीडर टीवी पर आते हैं और रो पड़ते हैं। अब ये खुशी के आंसू थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये थे बेबसी और निराशा के आंसू, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि उनका देश जो अभी अभी आजाद हुआ है, शुरू होने से पहले ही खत्म होने वाला है। तो चलिए सीधे चलते हैं 1965 में। सिंगापुर का जन्म ही एक रिजेक्शन से हुआ था, एक ना से, और उसके सामने जो मुश्किलें थीं वो इतनी बड़ी थीं कि कोई भी देश घुटने टेक देता। जरा सोचिए, 1965 में सिंगापुर की हालत थी क्या? उनके पास कोई कुदरती संसाधन नहीं थे। अरे, पीने का साफ पानी तक नहीं था, वो भी मलेशिया से आता था। बेरोजगारी चरम पर थी। चारों तरफ से ऐसे पड़ोसियों से घिरे थे जो कोई बहुत दोस्त नहीं थे, और अपनी रक्षा के लिए कोई सेना ही नहीं थी। और इन सब के ऊपर जो सबसे बड़ा झटका था, उन्हें हाल ही में मलेशिया से निकाल दिया गया था। मतलब हर तरफ से रास्ते बंद लग रहे थे। पर सवाल यह है कि सिंगापुर इस भयानक हालत तक पहुंचा कैसे? इसके लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा इसके इतिहास में, और उस एक फैसले को समझना होगा जो बहुत गलत साबित हुआ। तो देखिए, कहानी शुरू होती है 1819 में, जब ये एक ब्रिटिश ट्रेडिंग पोस्ट बना। फिर 1942 में दूसरे विश्व युद्ध के दौरान, जिसे अंग्रेज अभेद्य किला कहते थे, वो जापान के सामने टिक नहीं पाया। 1945 में ब्रिटिश राज तो वापस आया, लेकिन अब आजादी की मांग जोर पकड़ रही थी। 1963 में एक उम्मीद की किरण दिखी, जब सिंगापुर ने मलेशिया बनाने के लिए मलाया से हाथ मिला लिया। लेकिन यह साथ ज्यादा दिन नहीं चला। सिर्फ 2 साल के अंदर राजनीतिक और नस्लीय तनाव इतने बढ़ गए कि सिंगापुर को मलेशिया से बाहर निकाल दिया गया। और यहीं इस पूरी नाउम्मीदी के बीच सीन में एंट्री होती है ली क्वान यू की। उनके दिमाग में एक जबरदस्त मास्टर प्लान था, एक ऐसा प्लान जिससे सिंगापुर की हर एक मुश्किल का हल एक साथ निकाला जा सके। तो देखते हैं कि उन्होंने इन नामुमकिन चुनौतियों को कैसे मुमकिन कर दिखाया। पहली और शायद सबसे जानलेवा समस्या थी पानी। ताजे पानी के लिए पूरी तरह से मलेशिया पर निर्भर होना एक बहुत बड़ा खतरा था। मतलब अगर मलेशिया ने कभी भी नल बंद कर दिया तो पूरा देश प्यासा रह जाता। तो समाधान क्या था? अपना पानी खुद बनाना। और इसके लिए उन्होंने एक साथ 3 मोर्चों पर काम शुरू किया। एक, पूरे देश में जहां जगह मिली जलाशय यानी रिजर्वोयर बना दिए। 2, हर इमारत की छत को एक वाटर कलेक्टर में बदल दिया ताकि बारिश की एक एक बूंद बचाई जा सके। और 3, सबसे अहम, उन्होंने नई टेक्नोलॉजी पर पैसा लगाया ताकि समंदर के खारे पानी को पीने लायक बनाया जा सके। अच्छा, पानी का तो ठीक है, पर देश चलेगा कैसे? अगली चुनौती थी अर्थव्यवस्था की। देश की जो थोड़ी बहुत कमाई थी वो ब्रिटिश मिलिट्री बेस से आती थी, और वो भी अब बंद हो रहे थे। देश के पास अपना कोई उद्योग था ही नहीं। यहां उन्होंने वो किया जो जमाने में कोई सोच भी नहीं सकता था। जब ज्यादातर नए आजाद हुए देश आत्मनिर्भरता की बात कर रहे थे, सिंगापुर ने ठीक इसका उल्टा किया। उन्होंने कहा, हम दुनिया के लिए अपने दरवाजे पूरी तरह खोल देंगे। लक्ष्य था जीरो करप्शन, बहुत कम टैक्स और कानून का सख्त राज। उन्होंने दुनिया की हर कंपनी को बुलाया और कहा, यहां आओ, बिजनेस करो। उनका सपना था सिंगापुर को पूरब और पश्चिम के बीच का एक इकोनॉमिक ब्रिज बनाना। अर्थव्यवस्था के साथ साथ एक और बड़ी दिक्कत थी, लोगों के रहने की जगह। ज्यादातर आबादी झुग्गी झोपड़ियों में बहुत ही खराब हालात में रह रही थी। और इस समस्या का जो हल उन्होंने निकाला वो तो कमाल का था। समाधान था हर नागरिक का अपना घर। सरकार ने बड़े पैमाने पर अपार्टमेंट्स बनाने शुरू किए। फिर एक जबरदस्ती बचत का सिस्टम बनाया जिसे सीपीएफ कहते हैं। और फिर लोगों को अपनी इसी बचत के पैसे से उन सरकारी अपार्टमेंट्स को खरीदने का मौका दिया। यह सिर्फ घर देने की स्कीम नहीं थी, यह बहुत स्मार्ट सोच थी। जब लोगों का अपना घर होता है तो वो देश की तरक्की में खुद को हिस्सेदार महसूस करते हैं। और नतीजा, यकीन मानिए, कमाल का था। 1980 का दशक आते आते सिंगापुर के 80% से ज्यादा लोग उन सरकारी घरों में रह रहे थे जिनके वो खुद मालिक थे। अब आते हैं चौथी और शायद सबसे बड़ी चिंता पर, अपनी सुरक्षा। एक नन्हा सा देश जिसके चारों तरफ बड़े बड़े और ताकतवर पड़ोसी थे। सैन्य तौर पर सिंगापुर बेहद कमजोर था, सेना तो थी ही नहीं। यहां उन्होंने एक रणनीति अपनाई जिसे कहते हैं जहरीला झींगा। मतलब हम इतने छोटे हैं कि कोई भी हमें निगलने की सोच सकता है, लेकिन हम इतने जहरीले बन जाएंगे कि निगलने वाले का दम निकल जाए।
इसके लिए हर पुरुष के लिए मिलिट्री सर्विस अनिवार्य कर दी गई, हर नागरिक को लड़ने की ट्रेनिंग दी गई और देखते ही देखते उन्होंने इस इलाके की सबसे मॉडर्न और ताकतवर सेनाओं में से एक खड़ी कर दी। लेकिन हर कहानी के दो पहलू होते हैं, है ना? सिंगापुर के इस चमक धमक के पीछे एक और कहानी भी है जो थोड़ी सी कह सकते हैं विवादास्पद है। ये कहानी है तरक्की और आजादी के बीच हुए एक बड़े समझौते की। इसे एक तरह का सौदा समझिए। ली कुआन यू ने जनता को एक वादा किया सामाजिक शांति और तरक्की का, लेकिन इसकी एक कीमत थी, व्यक्तिगत आजादी। मतलब साफ सड़कें चाहिए, ठीक है, पर च्युइंगम बैन। कम क्राइम रेट चाहिए, ठीक है, पर तोड़फोड़ करने पर बेत से सजा मिलेगी। देश में स्थिरता चाहिए, ठीक है, पर मीडिया सरकार के कंट्रोल में रहेगा। सामूहिक भलाई के लिए राजनीतिक विरोध की गुंजाइश बहुत कम कर दी गई। जब उनसे सख्त रवैये के बारे में सवाल किया गया तो उनका जवाब बड़ा सीधा और साफ था। उन्होंने कहा, एक नाकाम देश में आप जितनी चाहें बोलने की आजादी रख सकते हैं या फिर एक व्यवस्थित देश में तरक्की पा सकते हैं। ज्यादातर लोग तरक्की ही चुनते हैं। ये एक ऐसा तर्क था जिस पर आज भी बहस होती है। तो इन सब सख्त और स्मार्ट नीतियों का आखिर में नतीजा क्या निकला? चलिए इस मास्टर प्लान के उन नतीजों पर एक नजर डालते हैं जिन पर कोई सवाल नहीं उठा सकता और सिंगापुर के भविष्य के बारे में सोचते हैं। तीसरे दर्जे से पहले दर्जे तक का सफर, वो भी सिर्फ एक पीढ़ी में। ये कोई मामूली बात नहीं है। जो काम करने में देशों को सदियां लग जाती हैं, वो सिंगापुर ने सिर्फ कुछ दशकों में कर दिखाया। और अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो ये कहानी और भी हैरान करने वाली लगती है। 1990 के दशक तक सिंगापुर में प्रति व्यक्ति आय इतनी बढ़ चुकी थी कि उसने अपने पुराने औपनिवेशिक शासक ब्रिटेन को भी पीछे छोड़ दिया था। यहां तक कि वो अमेरिका से भी आगे निकल गया था। वाकई एक अविश्वसनीय छलांग। लेकिन क्या अब सब कुछ परफेक्ट है? नहीं, कहानी यहां खत्म नहीं होती। आज का सिंगापुर नई तरह की मुश्किलों का सामना कर रहा है। आबादी बूढ़ी हो रही है, जनदर बहुत कम है, यहां रहना बहुत महंगा हो गया है और इंटरनेट के जमाने में समाज पर वैसा ही नियंत्रण रखना मुश्किल है। और सबसे बड़ी चुनौती, ली कुआन यू के बिना आगे का रास्ता तय करना। तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या सिंगापुर का मॉडल दुनिया के लिए कामयाबी का एक फॉर्मूला है जिसे कोई भी अपना सकता है, या फिर ये एक चेतावनी भरी कहानी है कि तरक्की की क्या कीमत चुकानी पड़ सकती है? इस सवाल का जवाब शायद हाँ और ना दोनों में है, और यही सिंगापुर की कहानी को इतना फैसिनेटिंग बनाता है।